अभी आपने सीए इंटर के लिए बट कुछ भी नहीं पढ़ा। बच्चे लाइट नहीं है इसलिए हमें सिर्फ आज का दिन ही मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेलो राबिया। हाँ जी। So to all, a very good morning, and it gives me immense pleasure to welcome you in CA Intermediate. And believe me when I say this, this is a real battleground. चाहे आप लोग डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हो, चाहे आप लोग सीए फाउंडेशन रूट से आए हो, अभी आपको इल्म ही नहीं है कि सीए है क्या। इसकी पूरी नॉलेज हमें आके सीए इंटर में मिलती है कि क्या डिफिकल्टी लेवल है एंड क्या आई से आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू वेलकम यू एंड कंग्रेचुलेट यू कि आपने लाइफ में एक अच्छा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अब हम लोगों का आज का मेन एजेंडा क्या है, तो आप लोगों का 3 days का सेशन हम लोगों ने प्लान किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके सीए इंटरमीडिएट के बारे में भी और आरएमएस के बारे में। अगर आप ये तीनों दिन प्रॉपर सेशंस लगाते हो, यू विल बी एबल टू हैव अ बेटर डिसीजन कि आपको कहाँ से सीए इंटर की कोचिंग लेनी चाहिए, चाहे वो आरएमएस है या कोई भी और इंस्टीट्यूट अगर आप प्लान कर रहे हो। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लेन करूंगी और बाकी सारे फैकल्टीज भी कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो कि आपको एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में कि हमें कहाँ ज्वाइन करना चाहिए उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, मेरा आज का एजेंडा क्या है, जो 3 डेज हैं इसमें हम लोगों ने प्लान क्या कुछ किया है। सो डेली आप लोगों के 2 सेशंस होंगे एंड आज का फर्स्ट सेशन मैंने लिया, हम टोटल 3 फैकल्टीज मिलके आपके 3 days के सेशंस लेंगे। सारे फैकल्टीज के पास 2 क्लासेस आएंगे, तो 6 एवरी फैकल्टी विल गेट 2 क्लासेस, जिसमें हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारे पढ़ाने का क्या स्टाइल होगा वो बताएंगे, सीए इंटर के चैलेंजेस क्या हैं, उस सब्जेक्ट में क्या क्या कम्प्लेक्स चीजें आती हैं एंड हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं उस चैलेंज को सॉल्व करने में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज बताऊंगी अबाउट सीए इंटरमीडिएट, एवरीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट सीए इंटरमीडिएट, जैसे कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, देन किस सब्जेक्ट में किस टाइप का स्किल चेक किया जाता है, कौन सा सब्जेक्ट है जो कि बहुत स्कोरिंग है जिसमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ी से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ऐसे हम सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सेकेंड, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है कि हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए या हमें बोथ ग्रुप देना चाहिए, इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो हमारा पहला डिस्कशन जो आज होगा दैट वुड बी एवरीथिंग रिलेटेड टू सीए इंटरमीडिएट। सेकेंड, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगी अबाउट आरएमएस। हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो भी मैंने आपको चैलेंजेस बताए उन चैलेंजेस को ओवरकम करने में हाउ आरएमएस कैन सपोर्ट यू। नेक्स्ट, जो आपके बाकी 3 दिन के सेशंस हैं उस मैं अभी आगे जब ये सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन करने लगूंगी उससे आपको समझ आएगा कि बाकी 3 दिन के सेशंस में क्या प्लान है। ठीक है, हम सबसे पहले हमारे सीए इंटरमीडिएट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सीए इंटरमीडिएट में देयर आर टोटल 6 पेपर्स। इन 6 पेपर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 है इसमें पेपर नंबर 1 है एडवांस्ड अकाउंटिंग। ओल्ड स्कीम में 2 पेपर्स होते थे, एक होता था अकाउंट्स, एक होता था एडवांस अकाउंट्स। अकाउंट्स के कुछ टॉपिक्स सीए इंटर से अब सीए फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिए गए हैं एंड अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स को मर्ज करके एक ही सब्जेक्ट बना दिया गया है। सो पहला पेपर होगा आपका एडवांस अकाउंट्स। आपका सेकेंड पेपर होगा कॉर्पोरेट लॉस एंड आपका थर्ड पेपर होगा टैक्सेशन। टैक्सेशन के पेपर को फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। टैक्सेशन का फर्स्ट सेक्शन होगा इनकम टैक्स, जिसकी की वेटेज होगी 50 मार्क्स एंड इसका सेकेंड सेक्शन होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी भी वेटेज होगी 50 मार्क्स। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 में सबसे पहला पेपर आपके पास आएगा, पेपर नंबर 4, इसे हम बोलेंगे वुड बी कॉस्ट अकाउंटिंग।
Paper number 5 would be audit and ethics. And paper number 6 will be FMSM. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेक्शन ए होगा एफएम से रिलेटेड। एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसकी वेटेज भी 50 मार्क्स होगी। एंड एसएम होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इसकी भी वेटेज होगी 50 मार्क्स। थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अकाउंट्स का पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अकाउंट्स तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अभी सीए इंटर में आपको रियलाइज होगा कि अकाउंट्स सिर्फ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। अभी तक आप लोगों की अकाउंट्स की जो भी नॉलेज बिल्ड हुई है, दैट इज मोर ऑफ क्लेरिकल वर्क। आपको सिखाया गया कि डबल एंट्री कैसे करनी है, जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनानी है, बट एक्चुअली ये सारे काम तो एक सॉफ्टवेयर भी कर सकता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल क्या है? आप सबको पता है कि बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वर्ल्ड में। क्विक बुक्स हो गया, टैली हो गया, ज़ोहो हो गया, ये सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। ये अपने आप ही रेशियो एनालिसिस भी कर देते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना देते हैं, कैश बुक भी बना देते हैं, सब्सिडरी बुक्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। तो जो हमने अभी तक चीजें सीखी हैं वो अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी, बट प्रैक्टिकली वो सारा काम एक सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल कहाँ पे आता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल आता है डिसीजन मेकिंग, प्रोसेसेस बनाने में। जैसे कि आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगानी चाहिए, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू? जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एसेट की कॉस्ट क्या लेनी चाहिए, उसमें इंक्लूडिंग जीएसटी वाला प्राइस लेना चाहिए या एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला लेना चाहिए? मान लो डिसाइड कर लिया कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगानी है, तो कितने परसेंट पे लगानी है? ये सारे डिसीजन कौन लेता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट लेता है। ये काम एक सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। तो आपको इन सारी चीजों के लिए ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाए जाएंगे। जो बिल्कुल लेटेस्ट आईसीआई का पेपर आया उसमें अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स की वेटेज, मतलब 60% वेटेज किस चीज की थी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो क्लियरली पता चल रहा है कि आईसीआई आपकी क्लेरिकल नॉलेज चेक ही नहीं करना चाहता, आईसीआई आपका चेक करना चाहता है एनालिटिकल स्किल, कि आप चीजों को क्या अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। कि अगर आप किसी कंपनी में सीए अपॉइंट हुए हो तो क्या आप उनके अच्छे पॉलिसीज बनाने में हेल्प कर सकते हो? तो आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पहला सेक्शन होगा। सेकेंड सेक्शन सेम, जिस तरीके का अकाउंट्स आप लोग अभी तक करते आ रहे हो, जैसे बोनस इशू, राइट इशू, ऐसे आप लोगों ने कुछ चैप्टर्स किए, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, वैसे कुछ हमारे पास और चैप्टर्स किए। इसकी वेटेज होगी अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मार्क्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉर्पोरेट लॉज। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, हाँ ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बट हमने थ्योरी पर्सपेक्टिव से पढ़ना ही नहीं। अब जब आप सीए फाउंडेशन का पेपर देके आए हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि 12th के बाद सीए फाउंडेशन करके आया, आपको पता है कि 100 मार्क्स के पेपर में से शायद 70 मार्क्स की तो केस स्टडीज ही थी। तो फिर ये थ्योरी सब्जेक्ट कहाँ से रहा? जैसे अकाउंट्स में एनालिसिस चेक हो रहा है, लॉ में भी तो एनालिसिस चेक हो रहा है, सिर्फ बिकॉज इसमें नंबर्स नहीं आ रहे। जैसे अकाउंट्स में नंबर्स आते हैं, इनकम टैक्स में नंबर्स यूज होते हैं मैथमेटिकली, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिजनेस कॉर्पोरेट लॉज एक थ्योरी सब्जेक्ट होगा। इस सब्जेक्ट को भी हमने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही पढ़ना है। इसमें हमारी 60 मार्क की जो वेटेज होगी, दैट वुड बी कंपनीज एक्ट। चाहे आप फाउंडेशन रूट से हो, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री रूट से हो, सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंपनीज एक्ट की। सबको पता है कितनी टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं। सबको पता है कि जो सीए का प्रोफेशन है वो एक्चुअली बना ही किस लिए था। सीए का मेन काम ही क्या होता है? कंपनी के पीएनएल और बैलेंस शीट को व्यू करके ये कमेंट करना कि क्या ये जो पीएनएल और बैलेंस शीट है ये ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक सबको ये स्टोरी पता है ना कि सीए का प्रोफेशन क्यों बना। पता है सीए का प्रोफेशन क्यों क्रिएट हुआ? क्यों क्रिएट हुआ प्रभजोत? आप समझते हो प्रभजोत कंपनी क्या होती है? तो कंपनी में एक लोग होते हैं शेयर होल्डर्स, एक लोग होते हैं डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स ने सारे पैसे इन्वेस्ट किए, सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का, लॉस भी शेयर होल्डर्स का, हाँ उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपना काम करने के लिए एक फिक्स सैलरी मिल रही है। अब डायरेक्टर्स ने पूरे साल के एंड में बता देना है हमें कितना प्रॉफिट हुआ, पर वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं कैसे चेक? मान लो आप लोगों ने जोमेटो कंपनी के शेयर खरीद लिए, लेट्स से हमारे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर प्लान किया कि हम सीए कर रहे हैं, हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी आती हैं, हम शेयर्स में काम करना शुरू करते हैं। बहुत सारे सीएस करते हैं ना शेयर्स का बिजनेस। लेट्स से आप लोगों ने प्लान किया जोमेटो के शेयर खरीदते हैं या टीसीएस के शेयर खरीदते हैं या Hyundai के शेयर्स खरीदते हैं।
तो आपको पूरा साल तो पता ही नहीं कंपनी में क्या चल रहा है। डे टू डे बेसिस पे कंपनी को कौन संभाल रहा है, कंपनी के डायरेक्टर संभाल रहे हैं। ईयर एंड में आपको बुलाया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा ये एक P&L और बैलेंस शीट कि ये देखो कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ, या फिर और ये हमारे एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज है, और हम आपको 10% डिविडेंड देंगे या 20% डिविडेंड देंगे। तो जब कंपनी शेयर होल्डर को बुला के बोलेगी कि तुम्हें 10% डिविडेंड मिल रहा है, आप लोगों के माइंड में ऑब्वियसली क्या डाउट आएगा, क्या पता है सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आएगा ये डाउट या नहीं आएगा? देयर विल बी अ डाउट कि ये सच्चा प्रॉफिट बता रहे हैं कि झूठा प्रॉफिट। अब हमें कौन ये चेक करके बताए कि जो कंपनी का P&L है वो ट्रू एंड फेयर दे रहा है, किसके भरोसे में कंपनी को पैसे दूं, दैट इज सीए। तो हमने एक प्रोफेशन क्रिएट किया सीए कि ये पर्सन आपके बिहाफ पे जाएगा, कंपनी की बुक्स का ऑडिट करेगा और आपको गारंटी देगा कि कंपनी की जो बुक्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी में जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो P&L में अच्छा ही दिखेगा, अगर बिजनेस बुरा चल रहा है तो P&L में बुरा ही दिखेगा, वो सेम चीज आप लोगों को दिखेगी। अगर सीए का प्रोफेशन ना होता, क्या आपको लगता है लोग कंपनीज के शेयर्स खरीदते? नहीं खरीदते ना। तो अगर लोग कंपनीज के शेयर्स ना खरीदते, क्या श्रेष्ठा इकोनॉमी एक्सपैंड कर सकती है? कंपनी, अगर कंपनी जैसी चीज ना होती दुनिया में तो इतने बड़े बड़े बिजनेस करने के लिए रिस्क टेकिंग चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए। वो लिमिटेड लायबिलिटी का हम बेनिफिट क्यों दे पाए, क्यों इतने बड़े बड़े 100 करोड़ के बिजनेसेस बने? बिकॉज देयर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। ये लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट एक्चुअली सस्टेन क्यों कर पाया, क्योंकि शेयर होल्डर की बैक पे कोई है जो कि उसे भरोसा दे रहा है कि कंपनी की बुक्स बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर दिखा रही है। इस वजह से सीए का प्रोफेशन बना। तो अब आप लोग अपने आप ही समझ लो कंपनीज एक्ट कितना इंपॉर्टेंट होगी। कंपनी के सारे रूल्स एक सीए ने फॉलो करने होते हैं किसी भी कंपनी का ऑडिट करते हुए। तो कंपनीज एक्ट की टोटल वेटेज है हमारे सिलेबस में 60 मार्क्स, जिसकी सिर्फ एक छोटी सी झलक आपको फाउंडेशन में मिली थी, जिसमें आपने सीखा था कि टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, और बेसिक डॉक्ट्रिन सीखे थे, अल्ट्रा वायरस इंडोर मैनेजमेंट, ये सब कुछ। कंपनीज एक्ट के बाद आपके सिलेबस में दो और एक्ट हैं, एक है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और एक है एलएलपी एक्ट। इन दोनों टॉपिक्स की वेटेज भी 10 to 15 मार्क्स हैं। दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, एक है जनरल क्लॉजेज एक्ट और एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट। इन चारों टॉपिक्स की मिला के 60 मार्क्स की वेटेज है। वैसे तो 40 मार्क्स की, मैंने 60 इसलिए लिखा क्योंकि 120 मार्क्स का पेपर आता है और हमने उसमें से 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, चॉइस क्वेश्चन भी आता है। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ ये 60 to 70 मार्क्स का पेपर है और ये 40 to 50। ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स के बारे में आप सब लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानते हो। टैक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। टैक्स थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। टैक्स में पहले लॉ पढ़ना पड़ेगा कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है, फिर अकाउंट्स की तरह क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि टैक्स देना कितना है। तो ये सब्जेक्ट में तो सबसे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसे तुम समझ ही नहीं पाओगे कि मैं इसे थ्योरी सब्जेक्ट बोलूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोलूँ। पहले हमें लॉ पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो लॉ में ना एक हमें चैप्टर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू, कि स्टैचू को समझना कैसे है। तो हम अलग अलग तरह के, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने सीए की तब तो जीएसटी एक्ट होता ही नहीं था, हमारे टाइम पे तो सर्विसेज एक्ट होता था या कस्टम्स एक्ट होता था। बट जब हमने सीए की, हमें ये समझ आने लग गया कि एक्ट पढ़ना कैसे है, कि लॉ को समझना कैसे है। और सीए का पूरी जिंदगी में काम ही क्या होता है, लॉ को कंप्लाई करना। जो लॉज हमारे सामने लाइफ में आएंगे उनको फॉलो करना, अपने क्लाइंट से फॉलो करवाना। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेचू में हम लोग सीखेंगे कि लॉ को समझना कैसे है। वो सारा स्किल हम अपने टैक्स के पेपर में भी यूज करेंगे। हम पहले समझेंगे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा क्या हुआ है, जीएसटी एक्ट में लिखा क्या हुआ है, फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके क्लाइंट को बताएंगे कि तुम्हारा टैक्स कितना बनता है, उसे ऑप्टिमम टैक्स निकाल के देंगे। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट, 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब पूरा आईक्यू आपका चेक होगा इसमें। कॉमन सेंस बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें आप जो बच्चों ने बीकॉम की हुई है उन्हें अच्छे से पता है। बाकी सबको एक छोटा सा हिंट, आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स में सीए फाउंडेशन में एक चैप्टर आता है अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ऐसे एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए। तो ये चैप्टर सिर्फ और ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड।
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलती है, डायरेक्ट लेबर की कैसे निकलती है, वो सारी स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएगी। ऑडिट एंड एथिक्स, अब यही तो मैंने बताया सीए का प्रोफेशन बना ही क्यों है, ऑडिट करने के लिए। तो ऑडिट कैसे करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैसे ही यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। जैसे आईसीआई अकाउंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है, वैसे ही ऑडिट करने के लिए भी हमें गाइडेंस देता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट इशू करता है। ये यहाँ पे आप लोग ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट पढ़ोगे। इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब मैं आर्टिकलशिप कर रही थी ना, हमें अपॉइंट किया गया एयरटेल को ऑडिट करने के लिए। तो एयरटेल कंपनी है, इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में इनका ऑफिस है। एंड मैं तब जूनियर थी और मेरा कोई एक टीम लीड था जो जो पूरे ऑडिट के असाइनमेंट को हेड कर रहे थे। एंड ऐसे 2 जूनियर्स थे और एक टीम लीड, हम तीनों को भेज दिया कि आपने एयरटेल का चंडीगढ़ ऑफिस का ऑडिट करना, और हमें उसके लिए ना 1 वीक का टाइम दिया कि आपने 1 वीक में एयरटेल का ऑडिट करना। तो मैं जब ऑफिस में गई, मुझे सीनियर ने बोला कि एनी आपने ना सारी इनकी रिसीट्स, इनकम को ऑडिट करना। उन्होंने सब में काम डिवाइड कर दिया कि एसेट्स कौन चेक करेगा, लाइबिलिटीज कौन चेक करेगा। मुझे बोल दिया गया कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी इनकम साइड को ऑडिट करना। अब इमेजिन जब आप एक फ्रेशर हो, आप किसी कंपनी का काम करने जा रहे हो एंड आपको बोल दिया गया कि आपने इनकम्स को ऑडिट करना है। मुझे समझ ही ना आया यार कि मैं इतना काम एक हफ्ते में कंप्लीट कैसे कर सकता हूँ। इमेजिन करो एक दिन में कितने लोग एयरटेल का रिचार्ज करवाते होंगे, इमेजिन करो कितने लोग डिश टीवी के सब्सक्राइबर्स होंगे, कितने ऑफिसेज ने एयरटेल का वाईफाई लगवाया होगा एक दिन में इंटू 365। अब मैं इतना सारा काम एक दिन में कैसे मैनेज कैसे करूँ, मतलब एक हफ्ते में मुझे लगा ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि कैसे मैं चेक कर सकती हूँ कि सारी जो इनकम्स हैं वो ठीक दिखाई भी गई है कि गलत दिखाई गई है, कैसे मैं ऑडिट करूँ कैसे। तो वहां पे ना मुझे पहली बार समझ आया कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट की रेलेवेंस क्या है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट में ना हमें एक चीज सिखाई जाती है, सैम्पलिंग टेक्निक, और एक सिखाई जाती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। पहले बताती हूँ सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक कहते जरूरी नहीं कि जब आप ऑडिट कर रहे हो आप 100% आइटम्स को चेक करो। ऑब्वियसली ये कैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि मैं एक एक रसीद चेक करूं कि सच्ची में जो इन्होंने बोला कि हमने 100 रुपए का रिचार्ज किया सच्ची में किया है कि झूठी बोल रहे हैं। कहते ये पॉसिबल नहीं है। आप एक सैंपल निकालो, 10% आइटम्स, 20% आइटम्स, आप अपने अकॉर्डिंग एक सैंपल निकालो, सिर्फ उस सैंपल का चेक करो। अगर सैंपल में सब कुछ परफेक्ट निकला तो हमें अपना ऑडिट वहीं पे खत्म कर सकते हैं। अगर सैंपल में गलतियां निकली तो और डिटेल में चेकिंग करें। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट में सिखाया गया। अब सैंपल भी कैसे निकालना, तो वहां पे भी उन्होंने बताया कि सैंपल कैसे निकालना। कहते हैं आपने कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी अप्लाई करना। मान लो मैं एयरटेल कंपनी का ऑडिट करने जा रही हूँ, अब जो लोग 100 रुपीज का रिचार्ज करवा रहे हैं उसमें क्या ही फ्रॉड हो सकता है। मेरे सीनियर ने मुझे बोला एनी सीधा फिल्टर लगा कि एक्सेल शीट में तुझे सिर्फ वही बिल्स दिखे जिसमें 100 रुपीज से ज्यादा का रिचार्ज। फिर उन्होंने बोला कि मुझे फिल्टर लगा कि इनके टॉप 10 कस्टमर्स कौन से हैं जिनकी बिलिंग मोर देन 20 करोड़ में हो रही है। तो पहले उनको चेक करना, उसमें ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है, उसमें फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। तो हमें ये भी सिखाया गया कि सैंपल निकालना भी कैसे है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया कि सैंपल निकालो उसकी चेकिंग करो, सैंपल भी तो अच्छा होना चाहिए ना। मान लो सैंपल ही अच्छा नहीं है तो फिर मेरा रिजल्ट भी कैसे सही आएगा। फिर हमें ये भी चीज सिखाई। एक मुझे वहां पे और ऑडिट की बहुत अच्छी चीज समझ आई, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कहते जब भी आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हो ना, आपने पहले 2 दिन सिर्फ ऑडिट को का प्लान बनाने में लगाने हैं। मतलब अगर हमें 7 डेज मिले ऑडिट करने के लिए तो कहते 2 दिन आप लोगों ने पहले सिर्फ ऑडिट प्लान करने कि हम ऑडिट करेंगे कैसे, 5 दिन में ऑडिट खत्म करना। अब मैंने कहा ऑडिट प्लान में क्या होगा, तो उन्होंने बोला आप चेक करो कि कंपनी में कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे है। कहते जैसे मान लो एक सीए को टेंशन है कंपनी में फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तो जो कंपनी का ओनर है भारती मित्तल जी, उनको भी तो टेंशन है ना कंपनी में फ्रॉड नहीं होना चाहिए। उनको भी तो डर लगता होगा ना क्या पता मेरे ऑफिस में कैश चोरी ना हो गया। तो ये देखो कि उन्होंने अपनी कंपनी में कंट्रोल मैकेनिज्म क्या क्या लगाए हैं। क्या कंपनी में सीसीटीवीज है, क्या कंपनी के सॉफ्टवेयर में सबका प्रॉपर लॉगिन आईडी पासवर्ड है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी किसी भी एम्प्लॉय की आईडी से एंट्री कर देता है। कि क्या कंपनी हर पर्सन को इनवॉइस इशू करती है,
कहते हैं आप ऐसे ना कंट्रोल चेक करो कंपनी के, अगर कंपनी के कंट्रोल अच्छे हैं, मान लो कंपनी में बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं, तो आप लोगों को सैंपल छोटा सा लेना है, आप 5-6% आइटम से चेक कर लो। पर मान लो कंपनी के कंट्रोल्स वीक हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एसडी कॉलेज जाऊँ, मैं देखूँ एसडी कॉलेज में सब बच्चे कैश में फीस देते हैं, जो क्लर्क है वो थोड़ा बहुत कैश अपने पास रख लेते हैं, जो बच्चा मांगे उसे रसीद दे देता है, बाकी सबको रसीद देता ही नहीं है। तो उस केस में जब कंट्रोल कम है तो मेरा सैंपल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कॉमन सेंस है ना। तो ऐसे आप लोगों को ऑडिट सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा। अभी ये तो एयरटेल की सिर्फ एक ब्रांच थी, इमेजिन वर्कलोड ऑन द पर्सन जो कि पूरे एयरटेल कंपनी को ऑडिट कर रहा है, एयरटेल की अलग अलग ब्रांचेस के अकाउंट्स मिला के उसे कंसोलिडेट करके पीएनएल और बैलेंस शीट बना रहा है। उसने भी तो काम एक हफ्ते में ही खत्म कर लिया, क्योंकि उसका सिर्फ एक लाइन थोड़ी है, उसके मल्टीपल अकाउंट्स हैं। तो एक्चुअली आप लोगों ने ऑडिट करना कैसे है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगेन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें आप सीखोगे, ये सब्जेक्ट आपको एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करेगा। सीए के कोर्स की एक बहुत ब्यूटीफुल बात है कि एक सीए ना कोई भी तरह का करियर बना सकता है। सीए अगर चाहे तो एज अ प्रोफेशनल सीए की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। सीए अगर चाहे तो सर्विस इंडस्ट्री में, ऑब्वियसली उसके पास हमेशा जॉब्स अवेलेबल है, आप कभी भी गूगल करोगे ऐसा नहीं हो सकता कि सीए के लिए जॉब अवेलेबल ना हो, दे आर ऑलवेज इन डिमांड। सीए चाहे तो अपना खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकता है, क्योंकि उसे नंबर्स की समझ आ रही है। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, नंबर्स। तो ये सब्जेक्ट जो है ये आपको वो चीज सिखाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट मिलता है बिजनेस स्टडीज से, जो आपने 11th में। सो दिस इज योर होल सिलेबस, दिस इज व्हाट आई सेड वांट्स टू टीच यू। पहले तो सीए इंटर में वो आपको ये सिखाना चाहता है। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके। अब हर सब्जेक्ट को के बारे में कुछ और पासिंग क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, एंड जो आपका एग्रीगेट होगा दैट इज 50%। सेम जो सीए फाउंडेशन में था, हर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स एंड एग्रीगेट 50%। एंड डिस्टिंक्शन लेने के लिए 60 मार्क्स। तो जब आपकी मार्कशीट आती है, मार्कशीट में आपके सब्जेक्ट के आगे उसके नंबर लिखे जाते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपके 60 से ज्यादा मार्क्स हो उसके साथ एक वर्ड लिखा जाता है ई। फॉर एग्जाम्पल मेरा जब रिजल्ट आया तो एडवांस अकाउंट्स में अगर मेरे 65 मार्क्स थे तो लिखा होगा एग्जाम्शन, अगर मेरे लॉ में 74 मार्क्स थे तो साथ में एक लिखा होगा एग्जाम्शन। एंड इस तरीके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो मैं सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, कि आईएसआई ने मान लिया है कि तुम्हें तुम्हें ये सब्जेक्ट थॉरली आता है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाए। तो आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, कि मुझे कम से कम 3 एग्जाम्शन तो लेनी ही लेनी। ठीक है। इस एग्जाम्शन का एक और फायदा भी क्या है, बाय चांस मान लो किसी बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ, लेट्स से इस बच्चे ने पेपर दिया, उसका अकाउंट्स भी स्ट्रांग था, लॉ भी स्ट्रांग था, बट टैक्स में उसके 30 मार्क्स नहीं थे, टैक्स उसका वीक था, वो सिलेबस नहीं मैनेज कर पाया। तो अब ये बच्चा पास तो नहीं होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए थे, 40 मार्क्स। अब जब वो सेकेंड अटेम्प्ट देगा ना, उसे अकाउंट्स और लॉ का पेपर नहीं देगा, क्योंकि ऐसे नहीं मान लिया तो इस पेपर में एक्सपर्ट। आपको ग्रुप 1 का सिर्फ एक ही पेपर क्लियर करना है, दैट इज इनकम टैक्स। तो जैसे सीए फाउंडेशन में अगर कोई फेल हो जाए तो चारों पेपर ही दोबारा रिपीट करने पड़ते हैं, बट सीए इंटरमीडिएट में अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है, एग्जाम्शन आई है विच इज फॉर मोर देन 60 मार्क्स, तो वो सब्जेक्ट आपको रिपीट नहीं करना। ठीक है। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, जिससे पता चलता है कि आईसीआई आपसे क्या चाहता क्या है, न्यू स्कीम में आईसीआई ने 30 मार्क्स के एमसीक्यू कर दिए इन ऑल सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं। अब जो बच्चे सीए फाउंडेशन देके आए हैं वो अच्छे से समझते हैं कि जो एमसीक्यूज होते हैं वो बड़ी पॉजिटिव चीज भी है, वो वरदान भी है, और वो अभिशाप भी है। वो वरदान इसलिए है कि कुछ मुझे लिखना नहीं है, अगर मुझे आता है तो एबीसीडी मैंने टिक किया और मुझे नंबर मिल जाएंगे। बट वो वरदान इसलिए नहीं है क्योंकि कभी पता ही नहीं चलता कि ए आएगा कि बी आएगा, हमेशा ऐसे लगता है शायद बी होगा शायद सी होगा। ऐसा हो रहा था कि नहीं एग्जाम में,
ना, हमेशा हम लोग डबल माइंडेड होते हैं, वो चॉइसेस ऐसी देते हैं कि हम एक चूज ही नहीं कर पाते। तो आईएसआई ने ऐसा क्यों किया? भाई इमेजिन अ सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके सिर्फ लास्ट पॉइंट में तुम्हें एमसीक्यू के फॉर्म में आंसर करना है। इमेजिन अ सब्जेक्ट लाइक कॉस्ट अकाउंट्स, मैंने बोला कि पूरा ही कॉमन सेंस बेस्ड सब्जेक्ट है, लेट्स से 3 पेजेस का क्वेश्चन है, बट अल्टीमेटली मार्क्स किसके बेसिस पे मिलने हैं? सिर्फ वो लास्ट पॉइंट पे, कहीं पे भी कोई भी गलती हुई तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आईसीआई के ये करने के पीछे दो चीजें समझ आती हैं। आईसीआई गिव्स एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस टू एक्यूरेसी। आईसीआई के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी तुम कोई सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो, कहीं पे भी तुम कोई कैलकुलेशन एरर नहीं कर रहे हो, कि तुम 100% एक्यूरेट आंसर निकाल रहे हो, क्योंकि तुमने अल्टीमेटली बिजनेसेस का कंसल्टेंट बनना है। हम कोई गलती नहीं कर सकते जब हमें रेशियो एनालिसिस करके देने हैं, जिससे कि बिजनेसेस ने अल्टीमेटली डिसीजन लेने हैं। मान लो मैंने एयरटेल वालों को बोल दिया कि नहीं यार तुम तो लॉस में हो, या मैंने बोल दिया कि तुम्हारी ये वाली ब्रांच लॉस में है, तो मेरी छोटी सी बात बोलने से क्या होगा? शायद वो ब्रांच ही बंद कर दे, शायद एयरटेल को ये लगे कि मैं जियो को कम्पीट ही नहीं कर सकता। तो हमारे एनालिसिस के बेसिस पे बिजनेसेस ने डिसीजंस लेने हैं, सो हमारा एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो एक्यूरेसी के इंपॉर्टेंस की वजह से उन्होंने ये चेंज किया, सीए इंटरमीडिएट में भी, सीए फाइनल में भी, सारे सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स के एमसीक्यू में। सेकेंड, बहुत ज्यादा फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ये 30 मार्क्स ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए। तुम पास हो गया नहीं हो गया वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, एंड तुम्हारा रैंक आएगा कि नहीं आएगा वो भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगा। तो मुझे अपने 70 मार्क्स जो स्ट्रॉन्ग करने ही करने हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिससे मुझे श्योरिटी चाहिए कि मैं पक्का पास हो जाऊं, इन 30 मार्क्स के ऊपर मुझे मेहनत करनी है, ताकि मैं रैंक भी ला सकूं और मैं इजिली पास हो जाऊं। एक छोटा सा फायदा हमें ये कर दिया, नो नेगेटिव। there would be no negative marking in CA intermediate and CA final level. ये भी डबल एज्ड स्वॉर्ड है, अब कुछ छोड़ भी नहीं सकते, कुछ तो करके आना ही पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर नहीं भी आता तो गेस करना पड़ेगा। ये बच्चे आप लोगों का उनका ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना चाहता, ऑनलाइन ऑफलाइन एनी, ऑनलाइन किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो, भावना, गुनिका, पारस, वृंदा, एग्जाम्स कैसे हुए? अच्छे हुए थे मैम, बस लॉ का थोड़ा डाउट है। लॉ का थोड़ा डाउट है? सब लोगों को लॉ का डाउट क्यों है? मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया हुआ था? लेंथी था मैम पेपर थोड़ा सा तो। लेंदी होने का रीजन क्या था? पेपर आता नहीं था या पेपर आता था लिखने का? आता था पर टाइम कम, थोड़ा पता नहीं कैसे की थी प्रैक्टिस पर फिर भी। ओके, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया? 80। 80 मार्क्स। कोई बात नहीं, पास, डोंट वरी। अब अगली चीज, ये था पहला स्टेप जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया सीए इंटर के सब्जेक्ट्स के साथ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी। सेकंड, आरएमएस में आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले अकाउंट्स आप लोगों को पढ़ाएंगे सीए विनीत बांसल। सर को आई थिंक ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सर पहले दिल्ली में लक्ष्मी नगर में पढ़ाते थे, जो कि सीए का हब है। सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 95 मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं अकाउंट्स में। एंड सर ने सीए फाइनलिस्ट को भी पढ़ाया हुआ है, तो जो टॉपिक सीए फाइनल से सीए इंटर में शिफ्ट हुए हैं, सर उनको भी बहुत इजीली मैनेज कर पाते हैं। सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, एंड कल और परसों सर आप सर की 2 क्लासेस भी अटेंड करोगे, तो आपको उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा कि सर किस स्टाइल से पढ़ा। आप लोगों को लॉ और इनकम टैक्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगी। देन जीएसटी एंड कॉस्ट अकाउंट्स, ये दोनों सब्जेक्ट सीए साहिल गुप्ता सर पढ़ाएंगे। एंड ऑडिट एंड एसएम, ये सब्जेक्ट सीए आभा मैम पढ़ाएंगे। साहिल सर के फादर की 40 इयर्स पुरानी सीए फर्म है। सर सेकंड जनरेशन सीए हैं। सर जीएसटी में ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट्स को ऑब्वियसली इस चीज में गाइडेंस देते हैं, ही वुड बी परफेक्ट टू टीच यू जीएसटी।
सिमिलरली पास्ट more than 1 year से सर हमारे पास कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं एंड ट्रेमेंडस रिजल्ट, बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बच्चे बहुत पसंद करते हैं. ही विल टीच यू कॉस्ट अकाउंट्स. आभा मैम के फादर चंडीगढ़ के फर्स्ट सीए थे. शी इज ऑल्सो सेकेंड जनरेशन सीए. एंड इसकी वजह से उनको बहुत सारे ना गवर्नमेंट ऑडिट्स मिले. तो मैम ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, पीएसयूज के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, लाइक एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस टाइप के ऑडिट्स बहुत ज्यादा किए हुए. बिकॉज ऑफ हर प्रैक्टिकल नॉलेज शी विल मेक द सब्जेक्ट लिटिल इजी. जैसे कि सीए फाउंडेशन में अगर मैं बोलूं कि 100 में से 25 बच्चे पास होते हैं, सीए फाउंडेशन की पासिंग परसेंटेज 25 है आज की डेट में. तो इसका रीजन इसमें अब देखते हैं कि कौन से 75 फेल होते हैं. अराउंड 25 बच्चे फेल होते हैं मैथ की वजह से. बहुत सारे बच्चों को मैथ से फोबिया होता है. अराउंड 25% बच्चे फेल होते हैं लॉ की वजह से. आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है. आपको अपने फ्रेंड सर्कल से भी ये सुनने को मिलता होगा. आप फाउंडेशन रूप से हो ना, ऐसा कुछ ही सुनने को मिलता होगा. अराउंड 25% बच्चे फेल होते हैं बिकॉज दे डिजर्व टू फेल. उन्होंने सही मेहनत ही नहीं की, वो बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया किसी के कहने पे. वो तो जेन्युइनली डिजर्व ही करते थे फेल होना. ये बच्चे शायद डिजर्व नहीं करते थे. एक सब्जेक्ट इनका वीक था, इनको शायद अच्छे से गाइडेंस नहीं मिली या लैक ऑफ प्रैक्टिस है, इस वजह से ये किसी रीजन की वजह से फेल हो गए. सिमिलरली अगर मैं सीधे इंटर को एनालाइज करूं तो मैथ की जगह ले लेता है टैक्स. आईसीआई का फेवरेट सब्जेक्ट, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट पेपर, मतलब पूरी जान लगा देता है पेपर बनाने में. मैं खुद भी जब इनकम टैक्स पढ़ाती हूँ, जब एमटीपी आती है उसका क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो कई बार जैसे शेफ नहीं लोग नहीं होते कि कहीं खाना खाया तो मन करता है कि मुझे शेफ से मिलना है, आई वांट टू सी द शेफ जिसने इतनी अच्छी डिश बनाई. तो हम जब इनकम टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेरा मन करता है कि मुझे इस एग्जामिनर से मिल इन क्वेश्चन मेकर से मिलना है. किसने ऐसा क्वेश्चन बनाया, कैसे एक क्वेश्चन में इतनी बातें पूछी कैसे जा सकती है, इतने कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे हो सकते हैं, इतने बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन आई से बना. उसका क्लियर लॉजिक भी है. सीएस हैव टू बी टैक्स एक्सपर्ट्स. जब हम लोगों ने सीए शुरू की थी, या एक कॉमन मैन हमसे क्या चीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करता है, वो हमसे टैक्स की गाइडेंस लेना चाहता है. मुझे उसका तो एक्सपर्ट बनाएगा ही ना आईसीआई. तो इसलिए टैक्स के पेपर बनाने में ही पूरी जान लगा देते हैं. तो हम पूरी जान लगाएंगे टैक्स को पढ़ने में भी. एंड सिमिलरली कुछ बच्चे फेल होते हैं ऑडिट की वजह से, क्योंकि अलग तरह की थ्योरी है. जैसे फाउंडेशन में आपने लॉ पढ़ा, विच इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट. आपने उस लाइफ में उससे पहले इस टाइप का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ. बिल्कुल सेम चीज ही इंटरमीडिएट में ऑडिट सब्जेक्ट है, अलग तरह का सब्जेक्ट है. बट आभा मैम मेक्स इट जेन्युइनली वेरी स्मूथ एंड इजी. ठीक है. तो एज यू कैन सी सारे फैकल्टीज चार्टर्ड अकाउंटेंट है. जो स्टूडेंट्स मेरे से पहले कभी नहीं पढ़े हैं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019 एंड जेन्युइनली ब्लेस्ड विद ग्रेट स्टूडेंट्स. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मार्क्स के साथ जो पास हुए हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक स्टूडेंट थी जिसका ऑल इंडिया रैंक आया था. लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में ट्राई सिटी की जो सेकंड टॉपर थी प्रीति, वो हमारे पास पढ़ी थी. एंड लास्ट अटेम्प्ट में गुरप्रीत नाम की एक स्टूडेंट थी. शी हैज मेड मी रियली वेरी वेरी प्राउड. उसके 6 में से 4 पेपर में एग्जाम्शन है एंड 2 पेपर में 59 मार्क्स हैं. सो थोड़ा सा लक, नहीं तो उसकी 6 आउट ऑफ 6 एग्जाम्शन भी हो सकती. सो आपको सारी फैकल्टीज एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगी और सारे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे आने वाले. एफएम विनीत सर, यस मैं वो मेंशन करना भूल गई. विनीत सर आपको अकाउंट्स और एफएम, ठीक है. सो ऑल द फैकल्टीज इफ यू वुड नोटिस इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 150 मार्क्स. सारे फैकल्टीज ही 150 मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं आपको सीए इंटर क्लियर करवाना है. ठीक है. अब अगली बात जो मैं बताना चाहती थी, आप लोगों को 2 क्लासेस 8th और 9th विनीत सर आपकी एक क्लास लेंगे. मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूंगी 9th, जिसमें मेरा पूरा फोकस होगा आपको इनकम टैक्स पढ़ाने में. लॉ बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं. अगर किसी कोई न्यू स्टूडेंट है, किसी को रिक्वायरमेंट लगी, तो मैं लॉ की भी एक एक्स्ट्रा डेमो क्लास अरेंज कर सकती हूँ. अदरवाइज मैं 9th को आपकी इनकम टैक्स की डेमो क्लास लूंगी, जिससे यू विल गेट एन. एंड इसमें ऑब्वियसली थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स में हम लॉ भी पढ़ते हैं और अकाउंट्स की तरह क्वेश्चन भी सॉल्व. तो इस क्लास में हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे. साहिल सर आपकी आज और 9th को क्लास लेंगे. एंड आभा मैम की हमने कोई क्लास अरेंज नहीं की है, बट अगर आप में से किसी को भी रिक्वायरमेंट लगी तो हम आभा मैम का भी एक इंट्रोडक्टरी सेशन अरेंज कर सकते
ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया अबाउट सीए इंटरमीडिएट, पासिंग क्राइटेरिया ऑल्सो, एंड सारी फैकल्टीज के बारे में। आई थिंक दैट इज इट। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बचता है। आप लोग कुछ जानना चाहते हो? रेगुलर क्लासेस किसी को एक्सपेक्टेड है रिजल्ट कब आ रहा है? नवंबर फर्स्ट वीक। फिर हमें क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक सेकंड, 14 से स्टार्ट करें या उससे भी पहले स्टार्ट करना चाहते हो? आफ्टर दशहरा। पहले कर दो, 13 से कर दो, 13 संडे, क्योंकि 11th को अष्टमी है, बीच में फिर ऐसे ही लीव्स आएंगी। 11th की अष्टमी है, 12th दशहरा है, या 10th की अष्टमी होगी, फिर 13th है संडे। 14 से स्टार्ट करते हैं। आप 3 दिन अपनी अच्छे से क्लासेस लो एंड प्रॉपर एनालाइज करो, आपको कौन सी फैकल्टी अच्छी लग रही है, किसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हमें बताओ। अगर आप किसी फैकल्टी का कोई एक्स्ट्रा सेशन अरेंज करवाना चाहते हो वो भी हमें बताओ। 14 से हम लोग प्रॉपरली क्लासेस स्टार्ट। एक और इम्पोर्टेंट मैसेज, टाइमलाइन। यस, स्पेशली जो बच्चे मेरे पास सीए फाउंडेशन में पढ़े हैं उनके लिए मैंने ये चीज डिस्कस करनी है। आपका सिलेबस कंप्लीट कब होगा? क्योंकि मैंने आते ही क्लास में सबसे पहले ये बोला कि रियल बैटल ग्राउंड तो सीए इंटरमीडिएट है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है इतने सारे सिलेबस को मैनेज करना। एंड मैंने एक और भी चीज बोली कि आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे डिसाइड करो कि हमें ग्रुप 1 देना चाहिए या फिर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोथ देना चाहिए। है किसी के माइंड में ये डाउट? ऋषभ के माइंड में है डाउट, एंड शायद कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के माइंड में भी डाउट होगा। ठीक है, तो बच्चे पहले हमेशा दोनों ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए। आज की डेट में ये सही क्वेश्चन ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम सिंगल ग्रुप के लायक हो कि तुम बोथ ग्रुप के लायक हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुम पहले दोनों ग्रुप्स की ही तैयारी करो। मैं आपको टाइमलाइन समझाऊं, टाइमलाइन के साथ लिंक करके समझाती हूँ। टुडे वी आर स्टैंडिंग इन अक्टूबर, तो आप लोग एलिजिबल हुए जून 2025 के लिए। जून 2025 में आपने एग्जाम दिया, उसे 2 महीने आपका सिलेबस सितंबर 25, तो सितंबर 25 में आपने एग्जाम देना है, तो मुझे आपको 3 महीने पहले फ्री करना है। इसका मतलब कि अगस्त जुलाई जून मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट करना है 31 मई तक। जो ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें लॉ को 4 मंथ्स रखते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट को 5 मंथ्स चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं अक्टूबर लीव्स में भी निकाल दूं, जो भी लीव्स भी आएंगी, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, नवंबर टू मार्च आपका अकाउंट्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। लॉ आपका खत्म हो जाएगा फेब में ही, एंड टैक्स भी आपका खत्म हो जाएगा मार्च में। मार्च तक ये सब्जेक्ट्स खत्म हो गए। फेब में इसके साथ साथ हम लोग एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, एफएम। उसके बाद जो ग्रुप 2 है उसके लिए हमें कंपैरेटिवली कम टाइम चाहिए होता है। एंड यहाँ पे भी ना हम 2 क्लासेस रखते हैं डेली। एक क्लास रखते हैं इनकम टैक्स की, एक क्लास रखते हैं जीएसटी की। जीएसटी भी आपका फेब में ही खत्म हो जाएगा। जीएसटी के बाद आपका शुरू हो जाएगा कॉस्ट अकाउंट्स। जब आपके फर्स्ट डे से क्लासेस शुरू होंगी, आप लोगों की डेली 3 क्लासेस हुआ करेंगी। अकाउंट्स की क्लास डेली हुआ करेगी, जीएसटी की क्लास डेली हुआ करेगी। लॉ और इनकम टैक्स में ऑल्टरनेटिवली लेते हैं। तो लॉ आपका मैंने खत्म करना है फेब में, एंड इनकम टैक्स मैंने आपका खत्म करना है मार्च में। फेब में आपका जीएसटी भी खत्म हो जाएगा, एंड लॉ के बाद शुरू हो गया एफएम, और जीएसटी के बाद शुरू हो गया कॉस्ट अकाउंट्स। यहाँ पे अकाउंट्स खत्म होते ही आपका सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा ऑडिट। एफएम खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगा एसएम। इस तरीके से हम लोग, और एसएम की तो सिर्फ 25 क्लासेस। जैसे कि अभी जनवरी 2025 में जिन बच्चों के एग्जाम है, 31 अक्टूबर को उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो उनको उनके पास नवंबर, दिसंबर, हाफ ऑफ जनवरी, ये पूरा टाइम है रिविजन करने के लिए। बिल्कुल सेम टाइम ही आपको मिलेगा। आपको मिनिमम 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स इनफैक्ट मिनिमम मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ रिविजन करने के लिए। ये आप लोगों की एग्जैक्ट टाइमलाइन रहेगी। मैं ये विद लीव्स और सब कुछ कंफर्म करके बता रही हूँ। अब मैंने बोला कि अगर आपके माइंड में डाउट है कि आपको सिंगल ग्रुप करना चाहिए या बोथ ग्रुप करना चाहिए, अभी उसके ऊपर एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको फेब तक तो सेकंड ग्रुप पढ़ने को कह नहीं रही। फेब तक तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप फर्स्ट ग्रुप पढ़ो। इन एनी केस जो भी बच्चा बोथ ग्रुप देना चाहता है उसे ये गारंटी तो चाहिए ना कि मैं पहले अटेम्प्ट में ग्रुप 1 क्लियर कर रहा हूँ, तभी वो सोच रहा है कि मैं बोथ ग्रुप पढ़ूं।
तब तक आप लोग खुद को एनालाइज करो, आपकी कैसी प्रिपरेशन जा रही है, आप टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो, क्या आप इतने सिलेबस को मैनेज कर पा रहे हो। उसके बाद फिर में जब आपका ग्रुप 2 शुरू होगा तब डिसाइड करना। इनफैक्ट मैं स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करती हूँ कि कॉस्ट अकाउंट्स की क्लास भी लगा लो, एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का भी कर लो, उसके बाद जाके डिसाइड करो कि तुम्हें सिंगल ग्रुप देना है कि बूथ ग्रुप। बाय चांस तुम्हें लगता है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी भी रीजन की वजह से तुम बूथ ग्रुप नहीं दे पा रहे हो, तो आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स और कॉस्ट अकाउंट्स। आप सितंबर में अपना पेपर दो, उसके बाद आप हमारे पास बाकी के 2 सब्जेक्ट एफएमएसएम और ऑडिट पढ़ो। ठीक है, समझ आई ना सबको बात? दिस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। इसका एक और लॉजिक भी है, मैं क्यों ऐसा रेकमेंड कर रही हूँ कि कॉस्ट अकाउंट्स पहले ही पढ़ लो। सितंबर 25 में लेट से किसी बच्चे ने ग्रुप 1 दिया, तो वो अपना ग्रुप 2 कब देगा? जनवरी 26 में। अगर वो सितंबर में पेपर दे के आया है तो उसके पास टाइम कितना बचेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 महीने में इट विल नॉट बी पॉसिबल कि पूरे ग्रुप 2 की तैयारी हो जाए। अगर आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पहले से ही कर रखा होगा तो आपको सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स की तब रिविजन करनी होगी एंड सिर्फ ऑडिट एफएमएसएम की क्लासेस लगानी होगी। तो चाहे आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हो, स्टार्ट हमेशा पहले बोथ ग्रुप के अकॉर्डिंग करो, खुद को थोड़ा पुश भी तो करो ना, हम अपना स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश करें। तो पहले आप लोग इस पर्सपेक्टिव से पढ़ो, जब ग्रुप 1 का सिलेबस खत्म हो जाए फिर एनालाइज करो कि यार मुझे इसमें कॉन्फिडेंस है या मुझे इसकी रिवीजन चाहिए। अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस है उसके टेस्ट दो, ग्रुप 2 की क्लासेस लगाओ। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, ग्रुप 1 की प्रॉपर डिटेल में रिवीजन करो, फिर उसके टेस्ट दो, बाद में ग्रुप 2 को देखेंगे। कोई कंफ्यूजन, डाउट? आई होप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई इससे। या दैट इज इट। और कुछ, और कोई क्वेरी, कोई डाउट? ठीक है, अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास साहिल सर लेंगे, ही विल स्टार्ट एट 12 o'clock। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।